बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, इन दिनों मुल्क की मईशत, मुआशी अदाद शुमार, आने वाला विफाकी बजट सियासी और सहाफ़ती हलकों में ज़ेर बहस है। आज वज़ीर ख़जाना शौकत अजीज़ तरीन साहब ने दीगर वज़रा के हमरा एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो नून लीग की जानिब से प्री बजट सेमिनार किया गया था, जो नुकात उठाए थे, तो उनके जवाब दिए, फिर सहाफ़ियों के सवालात के जवाब भी दिए। शौकत तरीन साहब का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की साबिक हुकूमत ने जो रुपए को मसनूई तरीके से बरकरार रखा, उसके नताइज को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत को भुगतना पड़ा और उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि जो इस साल 4% इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है, अगले साल 5% हो जाएगा। दीगर नुकात भी उठाए गए, उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि नून लीग की जानिब से प्री बजट सेमिनार किया गया, कायदे के खिलाफ शहबाज शरीफ साहब ने इससे खिताब किया और जो दीगर नून लीग के रहनुमा, और उन्होंने कहा कि 3 साल के दौर में जो महंगाई है, इसने आम आदमी की कमर तोड़ दी है और उन्होंने हुकूमत के जो अदाद शुमार हैं उन पर सवालिया निशानात उठाए। इस परस्पेक्टिव से जरा हम गुफ्तगू करेंगे। वैसे हमेशा आमतौर पर कहा जाता है कि जब भी इकोनॉमी पे बहुत मुख्तलिफ आरा होती है और हर जो इकोनॉमिस्ट है वो अपनी एनक से मीशत को देखता और जांचता है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज में ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा है, सेनेटर पाकिस्तान के रुकन है, सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और हमें एहतशामुल हक साहब जो सीनियर एनालिस्ट हैं, साफ़ी हैं और बड़े अरसे से मुल्क की मीशत पर लिखते भी हैं, अपना शो भी करते हैं। एहतशाम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। और माहिर मैशियात हैं मुजम्मिल असलम साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद है। तीनों मौजूद मेहमानों को मैं फॉर्मो वेलकम करूंगा। और अगर आपकी इजाजत हो, एहतशामुल हक साहब से जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। एहतशाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। एहतशामुल हक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, फर्स्ट क्लास सुन सकता हूँ। अच्छा एहतशाम साहब, बताइएगा, जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमी के हवाले से भी बड़ी मुख्तलिफ आरा होती है। आज पीएमएलएन ने प्री बजट सेमिनार किया, उन्होंने कहा कि जी जो ये इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बताए जा रहे हैं 4%, इस पे सवालिया निशान उन्होंने उठाए और इन्फ्लेशन, और उन्होंने फिगर्स दिए कि 50 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं और करोड़ लोग जो हैं वो खतरे गुर्बत से नीचे गए हैं। शौकत तरीन साहब ने इसका रिबटल दिया और उन्होंने बताया कि किस तरह आप लोगों के दौर में जो ग्रोथ रेट था 5.5 या 5.8, वो इंपोर्ट इंड्यूस था। और दूसरा, अगर इतनी अच्छी मैशत थी तो आईएमएफ की जानिब क्यों कर जाना पड़ा, और उन्होंने दावा किया कि अगले साल ग्रोथ रेट 5% हो जाएगा। आपका क्या तज्जिया है, ये जो डिबेट हो रही है इकोनॉमी, इकोनॉमिक फिगर्स और आने वाले बजट के हवाले से? इत्तेशाम साहब, लेकिन मान एक चीज तो बड़ी वाजे तौर पे है कि आप, मैं या आपकी और मेरी कम्युनिटी से जो ताल्लुक रखते हैं, हम सियासी लोग नहीं हैं और हम सियासी मसलों के तहत बात नहीं करते। देखें, दो चीजें हैं कि हमारे यहाँ बड़ी बदकिस्मती है कि जो हमारे सियासतदान हुकूमत में होते हैं तो उनके रवैये कुछ और होते हैं, अपोजिशन में होते हैं तो कुछ और होते हैं। मुझे वो याद आ रहा है कि जब 2018 नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन तो हो गई थी लेकिन अभी जेल में नहीं गए थे। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने थ्रू आउट ये कहना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा डूब गया है, इकोनॉमी नीचे आ गई है और सारी दुनिया जो है ना वो देख रही है। तो इतने तवातर के साथ कहा कि उसके बाद जब ये हटके थे, शायद फरहान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो अनवार मिर्जा इस्माइल साहब जो फाइनल मिनिस्टर थे, उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कंट्रडिक्ट किया। उन्होंने कहा कि जी सूरत ऐसी भी खराब नहीं है, सियासी मामला और होते हैं, लेकिन जहाँ तक इकोनॉमी का ताल्लुक है ये बड़ी ठीक जा रही है, बड़ी मैच पे है। अगर तो उस वक्त उन्होंने कह दिया था कि हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा, रोड मैप उन्होंने मार दे दिया था। अब अगला सवाल आपका है कि जी हुकूमत की तरफ से देखें, एक चीज पे कंसेंसस है, ऑलमोस्ट सारे लोग कहते हैं कि क्लोज टू 3% ग्रोथ रेट पे सारे एग्री कर रहे हैं। अब अच्छा। मसला 3.9 का ही है ना। अब बात यह है कि जी अप्रैल का महीना पाकिस्तान की तारीख का महीना बड़ा अहम है। अभी आप मुझे बताएं, ग्रोथ रेट निकालने के लिए 3-4 बड़े एलिमेंट हैं। मतलब पाकिस्तान की तारीख में आप देख लें, पिछले 3 सालों में अनवार हमारी एग्रीकल्चर जो आज की जीडीपी का 23% है, वो नेगेटिव रही है। अब इस साल जो आप देख लें, 6 बड़ी क्रॉप में से एक कपास जो है ना, कॉटन, वो तकरीबन 30% तो उसका नुकसान हुआ है, नीचे गई है। बाकी सारी क्रॉप जो है ना उसने बेहतरीन परफॉर्म किया है। ऑल टाइम हाई आप देख लें कि पाकिस्तान को 26 मिलियन मैट्रिक टन, ये जो है ना बताइए 27.2 मिलियन मैट्रिक टन जो है ना गंदम पैदा हुई है और 22 मिलियन मैट्रिक टन ऑल टाइम हाई पंजाब में पैदा हुई है। ठीक। अब देखें, ये कितना बड़ा एलिमेंट है। ये 2.5%, उसको 2.75% भी कह रहे हैं इसको। अगर मुझे बताएं 2.5% तो 3.25% एग्रीकल्चर में ग्रोथ आ रही है, तो आप डेफिनेटली इसको देखेंगे कि ये रिफ्लेक्ट कैसे होती है जीडीपी में। ठीक। ठीक है ना। अब
अभी इस सारे मामले को आप देखें तो आपको एक चीज समझ आएगी कि ये ग्रोथ का एक पहलू एग्रीकल्चर का, दूसरा आप देख लें ऑल टाइम हाई पाकिस्तान में अप्रैल के महीने में रेमिटेंसेस आई, यानी $2.7 बिलियन। मुझे नहीं याद पाकिस्तान की तारीख में कभी अप्रैल के महीने में 2.8 बिलियन डॉलर के करीब आई है रेमिटेंसेस। अब $26 बिलियन रेमिटेंस ऑलमोस्ट आ चुके हैं, ये क्रॉस आगे करेंगे। इसी तरह आप देख लें हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नीचे जा रही थी, इस वक्त 9% उसने जिसको कहते हैं इंक्रीज शो की है। इसी तरह हम 22 से 25% हमारा रेवेन्यू जो उसने इंक्रीज किया है। अभी इन सारी चीजों को ले लें तो मेरा ख्याल है इस पर कोई बहुत ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं रह जाती। ठीक है, ये तो आपने नुक्ता बता दिया एहतिशाम साहब, ये जी ये आपने बड़ा अच्छा सम अप किया कि इस पे आप बहस की गुंजाइश मेरे साथ रहेगा। जरा मैं ओन अब्बास साहब से पूछता हूँ। ओन अब्बास साहब, ये तो चूंकि एहतिशाम साहब एक अथॉरिटी है और उन्होंने पूरा सियाको सबाक के साथ बताया, लेकिन फिर जो अपोजिशन है वो कहती है अगर इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है तो ये जो फिगर आज पेश कर रहे थे प्री बजट सेमिनार में कि 50 लाख लोग जो हैं बेरोजगार हो गए हैं, शायद खान अबाई साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से नीचे चले गए हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब एक करियाने का रेट जो 31 मई 2018 उसको कंपेरिजन आज से कर रहे थे, चीनी, घी, दाल, मूंग और आटे की कीमत में इजाफा हो गया है, ये क्यों फिर हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप बगौर तरीके से जायजा लें जो शबाशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, उनके पास फिगर्स कोई भी नहीं थी, एक भी फिगर नहीं। उन्होंने बल्कि ये फरमाया कि मुझे इन चीज़ों का इतना समय नहीं लगता, मेरी पूरी मुआशी जो मुआशी टीम है वो इस पर एक्सप्लोर करेगी, और तमाम फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। देखिए, अपोजिशन बराए अपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान को ले डूबा है। आज से जब 2 महीने पहले इदारा शुमारियात ये कह रहा था कि पाकिस्तान में महंगाई 13% पे पहुंच गई है और हमारी जो ग्रोथ है वो 1.9%, हमने 1.9% कहा था, सबने मान लिया। इतनी फीस जब इतनी ग्रोथ आप नहीं लेगी, जब महंगाई इतनी हो गई, हम एम्बैरेस थे। ट्रस्ट मी, 2 महीने पहले टॉक शो करना मुश्किल पड़ जाता था। अब जब वही इदारा शुमारियत प्लान एंड डेवलपमेंट जहाँ कहता है कि इस साल एक्सपेक्टेड है कि 3.9% हो, और इसमें मई के फिगर अभी शामिल नहीं है। अच्छा। मई और जून के फिगर्स अभी आने हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सपेक्ट है 4.5% पे जाएगा। जब वो फिगर आएंगे, और आज शहबाज शरीफ ने कहा कि जी इनकी ग्रोथ 4% है, हमारी ग्रोथ 5.5% थी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले कि हमारी फिगर उन्होंने मान ली है। दूसरी बात यह कि जब ये ग्रोथ हो रही होती है ना, उसको जज करने के 2-3 तरीके हैं। देखिए, जमीन आपकी भी है, मेरी भी है, घर आपके पास होगा या फ्लैट होगा या दुकान होगी, हर बंदे के पास कोई ना कोई जमीन है। जब पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इतना एक पैसा जब पंप हुआ है, लैंड वैल्यूज, प्रॉपर्टी वैल्यूज बननी शुरू हो गई है। जिम्मेदार की जो फिगर कोट कर रहे हैं, मतलब मैं बेसिकली खुद जिम्मेदार हूँ, 2 करोड़ 70 लाख मैट्रिक टन जब गंदम पैदा हुई और जिम्मेदार को 1800 रुपए गंदम मिली है रेट, और जब 8 करोड़ 10 लाख मैट्रिक टन चावल पैदा हुआ और उसको मिला 1900 रुपए, सुपर कर्नल की बात कर रहा हूँ, 1900 रुपए मन मिला। वहीं पे मकाई पैदा हुई 84 लाख मैट्रिक टन, 1100 रुपए मन रेट था, और वहीं पे फिर जो गन्ना पैदा हुआ 8 करोड़ 10 लाख, उसकी 300 रुपए मन रेट मिला। ये 1100 अरब का पैकेज, नॉट हमारी तरफ से, अल्लाह की तरफ से प्रोडक्शन इतनी बेहतरीन हुई, जिम्मेदार की जेब में पैसा आया, ट्रैक्टर ले लोगों ने, उसके बाद आपने एग्रीकल्चर और जिम्मेदार बैच, क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल कैपिटल से मुजम्मिल असलम साहब भी मौजूद है। मैं सिर्फ एक चीज पे कोट कर दूं कि जब इतना पैसा आता है तो ऑटोमेटिकली जेबों में तो वो फिर आगे रिप्रोड्यूस होता है। अब फॉर एग्जांपल 19% सीमेंट की पैदावार ज्यादा हुई, इसका मतलब ये कि अगर 100 बोरी बिकती थी तो अब 120 बोरी, इसका मतलब 20 हाथ और अब काम करेंगे, मेसन और आएगा, प्लम्बर और काम करेंगे, इलेक्ट्रिशियन और काम करेंगे, नौकरियां ऑटोमेटिक सिस्टम में जनरेट होंगी। ये चीजें इनको नजर नहीं आती। अब 5 साल पुराने इन्होंने आटे का थैला उठा के दिखा दिया। उस वक्त गंदम का रेट क्या था? 12 साल। इन्होंने 5 साल में एक दफा गंदम का रेट नहीं बढ़ाया। हम 1300 से सीधा 1800 पे लाए। आम आदमी के लिए भी गंदम अगर 80 रुपए किलो हो जाए तो देखिए, अगर 100 रुपए किलो हो जाए, वो भी 1800 रुपए गंदम आप बेचेंगे तो ला महला 2100 रुपए का आटा बिकेगा। इसको कोई, लेकिन आपकी 60% आबादी है आपकी जगह पे, यू कैन नॉट। मुजम्मिल, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बताइएगा, ये तो हम बात कर रहे हैं, सेनेटर ओन अब्बास साहब भी कह रहे हैं, कुछ हकाइक जो है वो एहतिशाम साहब ने बताया। मैं आपसे जो, आप फाइनेंशियल कैपिटल में बैठे हुए, सर ये इकोनॉमी आपको बेहतर होते हुए, ऐसे तो हमने देखा स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत जबरदस्त जा रही है, कॉमन मैन पर्सपेक्टिव से मैं अगर आपसे पूछ पाऊं, इज ही बेटर ऑफ टुडे? मुजम्मिल असलम साहब, देखिए बात ये है कि मुल्क में जो है, जो आबादी है उसमें एक चीज अभी जैसे ऑन साहब ने बात की, मैं उसको थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ कि किसी का गेन है तो किसी का लॉस है। अच्छा, ठीक है ना? अगर आज से 2 साल 3 साल पहले हमारे फार्मर को हम उसकी कीमत, जो जिसे कहते हैं, जिस कीमत पे उसकी गंदम पैदा होती है उससे कम दे देते तो आपको नुकसान पहुंचा। ये आपकी हमिंग आ रही है साउंड में? जी जी जी। दूसरी तरफ उसको फायदा। सर स्पीकर आपने अगर ऑन किया, थोड़ा सा उसको जरा अपने, जरा मुजम्मिल भाई थोड़ा सा उस हवाले से बात। अब क्लियर है सर जी, क्लियर है।
मैं ये कह रहा था कि मईशत जो है ना उसमें एक ऐसी चीज है कि 100% लोग जो है उसका जो है मईशत का आगे बढ़ने का या पीछे जाने का जो है फायदा और नुकसान भी देते हैं। किसी का नुकसान है, किसी का फायदा है। अभी इस साल जो हमने एग्रीकल्चर में ग्रोथ देखी, वो इकोनॉमी हमारी पूरी रीबेस हुई है। रीबेस का मतलब ये है कि हमारी जो पैदावारी लागत वो बहुत कम थी, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में पैदावार कम होने शुरू हो गई थी और हमारी इम्पोर्टेड फूड पे डिपेंडेंस हो गई थी। आपने देखा पिछले साल हमने गन्नों की इम्पोर्ट की, जी। चीनी इम्पोर्ट की और चीजें इम्पोर्ट की। सिर्फ एक आपने प्राइस रिफॉर्म किया और 1350 रुपये पर मंथ गन्नों से 1800 रुपये की, यानी कि 35 रुपये से आपने 45 रुपये की। आपने तारीख की जो है ना सबसे बड़ी क्रॉप पाकिस्तान से प्रोड्यूस कर दी। इसमें अल्लाह ताला का मौसम का भी हाथ है और अल्लाह ताला ने बरकत डाली। 29 मिलियन टन के करीब इस साल मुल्क में हमारी गन्ने की क्रॉप आ रही जी। है। अब ये 29 मिलियन टन जो है 38% पाकिस्तान की आबादी जो है ज़राअत के खेतों के कारोबार से, वैसे तो 60% आबादी है। अब 38% आबादी को अगर इस साल आमदनी ज्यादा मिलेगी तो वो जो है उसकी कुव्वत खरीद भी बढ़ेगी। वो कुव्वत खरीद आपको नजर आ रही है। आप देखिए मोटर बाइक तो आम आदमी खरीदता है ना, ठीक। 16 लाख मोटर बाइक, 52% गाड़ियों की सेल बढ़ी। सीमेंट की सेल अभी ऑन साहब ने बता दी। ठीक है, फर्टिलाइजर जो है इस हुकूमत ने GIDP खत्म किया, अपने ऊपर बुराई ली। आपको पता किया कि आपकी स्थिति में भाइयों ने कह दिया कि वो बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा दे दिया, तो इन्होंने GIDP कम करके जो है फर्टिलाइजर की कीमत कम की। ठीक। फिर जो है कि तमाम चीजें जो है हमने देखा कि जब कोविड आया, ये कोविड देखेंगे 4% ग्रोथ आई थी, ये कोविड के टाइम का जी। ये 4% ग्रोथ आम हालात की 10% से भारी है। आपको पता है इंडिया आम हालात में 8-9% से ग्रो कर रहा था। पिछले साल वो ये इस साल जो हम जिसमें 4% से बंद हुए हैं, इंडिया 7.3 में बंद हुआ है। इसका मतलब ये कि 8 प्लस और 7 15% ग्रोथ गिर गई, यानी कि उसको 15% आगे होना चाहिए था आज। और हम अल्हम्दुलिल्लाह 4% से बढ़े। और ये भी पहली दफा ऐसा हुआ है कि 2008 के बाद इंडिया को हमने GDP ग्रोथ में जो है पीछे किया है। पीछे किया है। तो ये कोई आसान ग्रोथ नहीं, ये एक टेंजिबल आउटकम है, मेरे साथ ही रहेगा। मैं एहतशाम से फिर आपसे जानना चाहूंगा कि ज़ाहिर बात है अपोजिशन जो हैमर कर रही है गवर्नमेंट को, इस पे करती है कि आज जैसे मैंने कहा, शायद खाकान अबाई साहब को मैं कोट करूं, 2 करोड़ लोग वो कहते हैं खते गुर्बत से नीचे आ गए, 50 लाख बेरोजगार हो गए, 8% आबादी पाकिस्तान की वो गरीब हो गई। और वो कहते हैं हमारे दौर में $315 अरब का GDP था, आज वो $19 अरब कम होकर 296 गालिबन बता रहे थे, वो हो गया है। तो ये फिगर्स जो लाती है अपोजिशन, आपसे मैं जानना चाहूंगा वो किस डाटा पे बेस करके ये फिगर्स लेकर आ रहे हैं? देखिए, दो चीजें अनवार बड़ी अहम है। अगर ये कोविड के कॉन्टेक्स्ट में आप सारी दुनिया की इकोनॉमी को देखें, चले सारी दुनिया को भूलें, आपके पड़ोस में इंडिया जो 7-8% से ज्यादा पे ग्रोथ कर रहा था, उसकी आप देखते हैं क्या हालत होगी, 3.5% पे आ गिरा है। और जितना क्लॉसल लॉस उसको हुआ है, उसके हर इकोनॉमी के शोबे में किसी को नहीं, कोई तवक्को नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने तो हमें बड़ा करम किया हम पे कि हमने मोदी ने जो काम किया था, नुकसान उठाया लॉकडाउन करके, हमने तो उससे नहीं कि पार्शियल लॉकडाउन किया, बचत मारी हो गई। इसके बावजूद आप देखते हैं कि खुदा का बड़ा शुक्र है कि दुनिया की इकोनॉमी को जब कंपेयर किया जाता है, अगर हमारी छोटी इकोनॉमी है बाकियों के मुकाबले में, बड़ी जो इकोनॉमीज है यूरोप की और अमेरिका वगैरह की, इसके बावजूद हमें नुकसान इसका कम हुआ। बट डिस्पाइट दैट एक चीज आप देखें कि इसका कहीं ना कोई तो रिफ्लेक्शन तो होना था। अभी आप देख लें प्रेसिडेंट ट्रंप जो थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने अपने 4 सालों में कुछ 1.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां जो ना पैदा की थी। लेकिन जब कोरोना शुरू हुआ है तो 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां उनकी खत्म हो गई। तो एक वन ऑफ द बिग रीजन उनका ये भी था हारने का कि इतनी नौकरियां चली गई। हमारी उस लिहाज से तो देखा जाए तो इतना नुकसान हमें नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, हम हमारी बहुत बचत होगी। हाँ, ये है कि आपके ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में से दायरा हुकूमत को पैसा निकाल के डाइवर्ट करना पड़ा। उस लिहाज से तो ठीक है कि हमारी वैसे भी देखा जाए तो 3 साल पहले भी खतरा गुर्बत के जो हमारे लोग रहते थे वो तकरीबन 30-35 करोड़ तो पहले भी रहते थे। अब 2-3 करोड़ का इजाफा जरूर उसमें हुआ, लेकिन उसकी वजह एक कोविड के साथ है। ये भी तो देखेंगे हमारा प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल रुल गया। प्राइवेट सेक्टर जिस तरीके से इस वक्त, गवर्नमेंट सेक्टर तो रहा ही नहीं है, सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर है, उन्हें मेहनत की है, लेकिन इस दौरान वो भी बेबस हो गए। आम आदमी देखते हैं उसकी इनकम पे कितनी ज्यादा उसको डस पड़ी है। तो सारे कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कोविड की वजह से परेशानियां तो सबको हुई। बट और सेड एंड डन, एक चीज तो यह है कि हमारे हुकूमत के इस तीसरे साल में
ये अल्लाह ने बड़ा करम किया कि हमारी क्रॉप्स बहुत अच्छी हुई, एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारी कितने शानदार। अब ये एहतशाम साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक आम आदमी के जमाने जब वो पूछते हैं क्रॉप्स बहुत अच्छी हो गई तो इसकी कीमत को नीचे आना चाहिए ना, जब सप्लाई आपकी बेहतर हो जाए, ये नीचे आपका क्यों नहीं आती? ये अनवार ये बड़ा आपका अहम सवाल है। देखें, इसके लिए अब हमारा जब तक के कोई मैकेनिज्म इवॉल्व नहीं होगा और नए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जहांगीर अपने शौकत तरीन साहब जो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि जी मिडिल मैन जो है ना वो पैसे कमा रहा है और ये एग्रीकल्चर में किसान को, आम मजदूरों को जो रिलेटेड हैं इससे एग्रीकल्चर से, उनको नुकसान हो रहा है 400 से 500%। ये आड़ती मिडिल मैन खा रहा है और ये क्योंकि 70 साल से एक ऐसा सर्कल बन गया, इनका एक बहुत बड़ा खौफनाक वाकया है। ये आम आदमी के पास जाने नहीं देता चीजें तो सस्ती हो सके। इसमें तो लेकिन यहाँ पे हुकूमत को कुछ करने की जरूरत है। आपको याद है एक मार्केट कमेटी जमाने में होती थी, एक कमिश्नर का इंस्टीट्यूशन होता था, मजिस्ट्रेट लगाया जाता था, वो नहीं है। अब ये डिमांड एंड सप्लाई के साथ साथ एक मामला ये भी है कि जो हमारे होर्डर्स है और जिस तरीके से जखीरा अंदोजी हो रही है, जिस तरीके से कार्टन बन गए, अभी आप देख लें शेखर जी साहब तो कहते हैं कार्ड, मैंने तो हाथ उठा दिए, इस मुल्क में कार्टन जो है ना वो किसी को कामयाब नहीं होने देते। ठीक, ये सारी चीजें दिन में रखनी जरा इस हवाले से भी मैं आपकी इजाजत से ऑन साहब से पूछ चुका हूं। साहब ये एक इशू आप लोगों के लिए, खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू है। इन्होंने होर्डर्स की भी बात की, जैसे आप भी कह रहे हैं, मुजम्मिल भी कह रहे हैं कि इतनी जबरदस्त क्रॉप हो रही है, जो कि हो भी रही है, तो एक आम आदमी के जहन में सवाल आता है फिर हमें सस्ती गंदम मिलेगी, सस्ती चीनी मिलेगी, सस्ती हर चीज मिलेगी। फूड इन्फ्लेशन जो है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, ये पूरी दुनिया का इशू है। पिछले साल जब ब्रेंट ऑयल की प्राइसेस माइनस फिगर में -$10 तक गई थी, क्योंकि लेने वाला कोई नहीं था कोविड की वजह से, और आज वो 67 या $70 पे ट्रेड हो रहा है। ओवरऑल हर चीज की महंगाई है पूरी दुनिया में आई, और अमेरिका भी इस वक्त फेस कर रहा है। करते हैं अपनी सोर्स ऑफ इनकम, लेकिन उसमें दो इश्यूज होते हैं। एक इंटरनेशनल प्राइसेस, जैसे कि घी है, अब आरबीडी पाम ऑयल तो मलेशिया से आना है, अगर वो $500-550 मेट्रिक टन पे ट्रेड हो रहा था, आज $1100 पे हो रहा है। या दालें बाहर से आ रही हैं, तो वो चीजें जिटर हैं। एक होती है सप्लाई एंड डिमांड इश्यूज। अब मुर्गी 550 पे रमजान में हो रही थी, आज 360 पे आ गई है। ये हमारे उसमें ही होता है सप्लाई एंड डिमांड इश्यूज। खरीद मैं देखिए आपने उसमें कर रहा है कि आप उसकी परचेसिंग पावर बढ़ा देते हैं, आप उसकी ताकत बढ़ा देते हैं कि उसके पास इनकम ज्यादा है, ताकि वो ये अफोर्ड कर सके। अब जैसे फॉर एग्जांपल 9 लाख अगर मोटरसाइकिल बिका है, तो आपने और मैंने तो मोटरसाइकिल नहीं लिया, एक आम आदमी जो कि कॉमन है, चाहे वो मिडिल क्लास का है या लोअर गरीब आदमी है, उसने अगर मोटरसाइकिल लिया है तो यकीनन उसकी जेब में पैसा आया तो मोटरसाइकिल आया। अब वो मोटरसाइकिल चला रहा है, वो ट्रैक्टर ले रहा है, वो जमीन और काश्त कर रहा है। मैं आपको मजे की फिगर बता दूं, हमारे पास मुल्तान में जो जमीन है उसका जो पर एकड़ रेंटल है, जिसको मुस्तादरी कहते हैं, वो 60 से 65 हज़ार एकड़ था। पहली दफा तारीख में 93,000 रुपए एकड़ ऑफर हो गया। अब यकीनन उसमें से इतनी उसकी एकड़ेज वैल्यू है कि कोई ऑफर कर रहा है रेंटल पे लेने के लिए। तो मार्केट में या एग्रीकल्चर में जब ये रेवोल्यूशन पैसा आएगा, वो पैसा अब होगा क्या कि इतनी सारी कमोडिटीज फिर मार्केट में जाएंगी, मंडियों में रेल पेल शुरू होगी, स्टॉक एक्सचेंज में काम शुरू होगा। ये ऑटोमेटिकली पैसा जब नीचे से ट्रेवल करता है, वो सर्कुलेट होकर इकोनॉमी में आता है, फिर दुकानें चलेंगी। आपको पता है 4.4% जो हमारा सर्विसेज ने परफॉर्म किया है, उसमें सबसे जो बेहतरीन फिगर है वो होलसेल मार्केट्स और रिटेल मार्केट्स हैं। दुकानदार ने, एक सब्जी वाले से लेके एक किराने की दुकान वाले ने पैसे बनाए, एक रिटेलर जो ब्रांडेड शॉप है उसने भी पैसा बनाया। क्यों? आहिस्ता आहिस्ता जब जेब में पैसा आता है, लोग खर्च करते हैं, फिर चीजें चलना शुरू करती हैं। ये जो फिस्कल का प्रोसेस है, ये स्लोली एंड स्टेडली ग्रो कर रहा है। मैं आपको ये बता दूं, आज 4.5%, 4.5 पे इंशाल्लाह इस साल क्लोज होगा, अगले साल 5, 5.5, 6%। मैं तो समझता हूं अपोजिशन को खुश होना चाहिए कि पहली दफा तो कहती कि इनको होना चाहिए, इनके पास $315 अरब इनका एजेंडा, $368 अरब इनको एजेंडा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब की गवर्नमेंट नजर आ रही है। और मैं एक और बता, इनकी अब परेशानी ये है कि अगर इसी तरह परफॉर्म होता रहा तो 23 के बाद भी प्राइम मिनिस्टर की गवर्नमेंट है, क्योंकि वो देखें वो विजन लेके चल रहा है। आज तक किसी ने डैम बनाया। लेकिन सेनेटर साहब मैं ये बताऊंगा कि आप ये समझते हैं कि आज फवाद चौधरी साहब ने भी कहा, जो ये सेमिनार्स कर रहे हैं, अच्छी बात है ना कि पार्लियामेंट में आ रहे हैं, बजट में शामिल हो रहे हैं, इनकी जो काबिल अमल तजवीज होंगे उनको एक्सेप्ट किया जाएगा या अक्सर मुस्तरद कर दिया जाएगा? मैंने एक दोस्त से पूछा कि आप हमारा बजट एक्सेप्ट करेंगे तो रिजेक्ट। मैं कहा आपको पता है हमारा बजट कितना? किसी को ये नहीं पता कि बजट में तजवीज क्या है। 8 खरब रुपए का बजट है, किसी एक ऑपोजिशन लीडर को नहीं पता कि बजट कितना आ रहा है, रिजेक्ट पहले हो चुका है। किसी को नहीं पता हम एग्रीकल्चर में कितने सब्सिडीज लेके आ रहे हैं, फर्टिलाइजर में कितने सब्सिडी। आप लोग मिल गया, हमारा दस्तूर है नहीं, ऑपोजिशन कहती है अवाम दुश्मन बजट, गवर्नमेंट कहती है भाई अवाम आप दोस्त बजट। फिगर तो ले लेना। मैंने पूछा पीएसडीपी का पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना खर्च करेंगे? कहते 500 अरब होगा। मैं 950 अरब रुपए आ रहा है। मतलब किसी को कोई फिगर्स का अंदाजा नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन आप रिजेक्ट करते जाएं। इट डजंट मेक एनी सेंस। मुजम्मिल, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये एक आम आदमी के लिए जो फील गुड फैक्टर होता है, उसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? हम शौकत अजीज साहब की, चूंकि तो शौकत तरीन साहब में बाज़ा वो नाम जो है वो डबल हो जाता है,
उनके दौर में ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता था। आज शौकत तरीन साहब कहते हैं हम बॉटम अप अप्रोच लेकर आ रहे हैं, नीचे खुशहाली आएगी, उसका फिर इंपैक्ट पूरे माशरे में फैलेगा। आप क्या कहेंगे, इसको फील गुड फैक्टर में कैसे मौजूदा हुकूमत ट्रांसफॉर्म कर सकती है? खुद प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि लोग मानने को तैयार नहीं, बेखसूस अपोजिशन या कुछ इक्तिसादी माहिरीन की, ये 4% ग्रोथ कैसे हो गई? पिछले साल तो 0.5 थी। देखिए, बात ये है कि जो बार बार ये कहते हैं कि शौकत तरीन ने ये कहा वो कहा, अगर किसी को डाउट है तो नंबर से प्रूव कर दे कि 4%। मैं तो ये 4% जो ग्रोथ है ये पिछले साल नवंबर से लेकर अब तक 4 से 5% आ गई, और कई मेरे दर्जनों ट्वीट हैं और टीवी प्रोग्राम है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये 4 नहीं, ये 4.5 से 5% के दरमियान जब ये फाइनल नंबर होगा आएगा। ठीक है। दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी की कि फील गुड फैक्टर। यस। देखिए, फील गुड फैक्टर के कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। एक होता है कि जैसे आपकी सीमेंट सेल्स बढ़ती हैं, एक होता है आपकी ऑटो सेल्स बढ़ती है, एक होता है आपकी रियल एस्टेट की प्राइस में एप्रिसिएशन आती है। अगर आप ये चंद महीने पिछले 7-8 महीने उठा लें, अभी आपको ऑन साहब ने बताया कि पर एकड़ जो रेंटल है वो भी जो है अब तो खेतों का भी बढ़ गया है। कराची में इस वक्त हम कराची बेस्ड हैं, कराची में साइट एरिया में पर एकड़ अगर इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं कर रही तो पर एकड़ जो है 10-12 करोड़ से 40 करोड़ पे एकड़ हो गया है यहाँ पे इंडस्ट्रियल लैंड। तो ये तमाम चीजें इंडिकेट कर रही हैं फील गुड फैक्टर इज ऑलरेडी देयर। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी ये जो एकदम जब इकोनॉमी ग्रो करती है शुरू के पीरियड में, तो वो हम देखते हैं कि डिमांड साइड जो है ना वो इन्फ्लेशन बढ़ा देती है। अच्छा। और इसमें नो डाउट अबाउट इट कि एक आम तबका नौकरीदार और जो खास तौर पे अर्बन एरियाज में रह रहे हैं वो सफर कर रहा है। जिसके बिजनेसेस है, एक आड़ती है, जो टायर वाला है ना वो भी ज्यादा पैसे करते हैं, लेकिन नौकरी वाला सफर कर रहा है। अब इस बजट में मैंने सुना है, मैं तो सरकार में नहीं हूँ, मैंने सुना है कि सरकार जो है तनख्वाहें बढ़ा रही है। ऑलरेडी बजट पहले भी इन्होंने एक एडॉक रिलीज किया है, तो पहली लेग में यहाँ से तनख्वाहें बढ़ेंगी। आम आदमी जो ज़राअत से मुंसलिक है उसको ऑलरेडी उसकी जेब गर्म हुई है, थोड़ी सी अच्छी एग्रीकल्चर और उसको प्राइस मिली है। अब जो है एक तबका जो है फंस गया है, वो तबका फंस गया जो निजी सेक्टर में नौकरी करता है। अब वो निजी सेक्टर में नौकरी जो करता है उसका एक ही तरीका है कि अगर कंटिन्यूसली, शौकत अजीज के दौर में भी आप देखेंगे 2001 से जब इकोनॉमी बढ़ना शुरू हुई तो 5-6 में जाके गुड सेक्टर आया था। तो ये इसके लिए हमें सस्टेन लेवल पे 2-3 साल जो है तगड़ी ग्रोथ चाहिए। तो हम देखेंगे कि एवरी इंक्रीमेंटल डे आम आदमी की परेशानी खत्म नहीं होगी, लेकिन वो मार्जिनली कम होना शुरू हो जाएगी। जैसे अभी ये बजट आता है, हुकूमत अभी ये कह रहे हैं रिलीफ देंगे, टेक्सटाइल में रिलीफ देंगे, एग्रीकल्चर में रिलीफ देंगे, टैक्सेस की शरह को कम करेंगे, दूसरी तरफ तनख्वाहें बढ़ेंगी। तो एक तरफ आपकी प्रोडक्टिविटी, अब जैसे आपने एक सवाल किया कि गंदम की कीमत कम क्यों नहीं हो रही, आप कैसे कर सकते हैं गंदम की कीमत कम? आपने जब खुद हुकूमत ने 1350 रुपए से 1800 रुपए गंदम का रेट कर दिया, अब 1800 रुपए के हिसाब से ही आटा मिलेगा ना मार्केट में। अब उनकी परेशानी, एक जो खरीदार है गंदम का आटे का, उसकी परेशानी एक तरीके से हल हो सकती है, उसकी आमदनी में इजाफा हो जाए। आमदनी में इजाफे के लिए जीडीपी ग्रोथ चाहिए, आपको जो है एक्सपोर्ट्स चाहिए, टैक्सेस की शरह को कम चाहिए। अब हुकूमत को उस पर काम करने की जरूरत है और आई थिंक दे आर ऑन द राइट डायरेक्शन। ओके, मैं टुवर्ड्स इट एहतिशाम साहब ये बताइएगा, आईएमएफ की भी बड़ी कड़ी शराइत होती हैं, तो अब जबकि कहा जा रहा है, शौकत तरीन साहब कहते हैं ना बिजली के नरखों में इजाफा करेंगे, तनख्वाहों में इजाफा करने जा रहे हैं, आप समझते हैं? और कहा कि टैक्स बेस को भी हम बढ़ाएंगे, ज्यादा टैक्सेस नहीं लगाएंगे, उसकी बेस को बढ़ाएंगे। आप समझते हैं कि आईएमएफ के प्रोग्राम को साथ लेकर ये तमाम चीजें की जा सकती हैं? एहतिशाम साहब, अच्छा ऑन भाई आपसे टुवर्ड्स इट, क्या आईएमएफ के प्रोग्राम के साथ ये तमाम चीजें आप कर सकते हैं, उनके लिए काबिल कबूल होगा? बिजली के हवाले से ना आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब सर्कुलर डेट का बड़ा नारा मार रहे थे। कहते हैं ये आपको पता है इस पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा जुल्म इस गवर्नमेंट ने ये किया, इन्होंने आईपीपी के साथ जो मुआहदे किए हैं वो रीजनल कंपैरिजन में 30 से 35% ज्यादा महंगे थे और सारे के सारे डॉलर्स में थे। और उसमें जो सबसे जालिम चीज थी वो था कि टेक और पे, यानी कि अगर आपने बिजली बनाई, लेनी है नहीं लेनी, आपने हमें पैसे भर देना, जिसको कैपेसिटी पेमेंट 185 अरब 2012 में पहली पेमेंट थी, जो कि 1 शायद 98 रुपए पर यूनिट तकरीबन बनती थी। और 2023 में ये मुआहदे खत्म हो गए, 1456 अरब रुपए हमने इनको अदा करने, विच इज 10 रुपीज पर यूनिट बिजली जो उनको पे करना है। यानी कि आप कह रहे हैं हमने, मैं मिसाल मैं बताता हूँ ना कि अब यानी कि हमने बिजली इन्होंने बना के हमें 185 अरब की पहले साल दे दी, उन्होंने कहा भाई ये ले लो, हमने कहा हमें तो सिर्फ 100 अरब की चाहिए क्योंकि ये 40% ओवर कैपेसिटी पे कर
करके दे रहे हैं। उन्होंने कहा 100 अरब की हम तो नहीं चाहिए, उन्होंने कहा जी पैसे में दे दें, हमने सब्सिडाइज करके नीचे 5 रुपए में देनी है, वो जेब में अलग पैसे भरने पड़ रहे हैं। अब उसका हमारा मजाक उड़ाते, पिछले साल कोविड आ गया तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा हम पैसे नहीं बढ़ाएंगे, बिजली में और नहीं बढ़ाया जा सकता, लेकिन जिस विशेष सर्कल में इन्होंने डाल दिया आप इसके बगैर आगे चल नहीं सकते, आप बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, आप डिफॉल्ट की तरफ ले जाएंगे। शौकत अली साहब तो कह रहे हैं बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी, यही तो आप मसला कह रहे हैं कि नहीं बढ़ाएंगे तो आप चल नहीं सकते, वो कह 6 रहे हैं नहीं महीने बढ़ेगी। साल मैक्सिमम जाके हमें अगर 1500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट जाके कम करना है, वी हैव टू मेक दैट। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब कब तक इस मसल को स्ट्रेंथ करके चल सकते हैं? वो आने वाला वक्त लेकिन वो चीजें ना कि इतना हमारा तौक हमारे गले में डाल दिया कि निकलते हैं तो फंसते हैं, नहीं निकलते तो फंसते हैं। वी आर जस्ट स्टक बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी राइट नाउ। आई होप कि डेविल एंड द डीप सी में कोई बेहतर सूरत लोगों के लिए निकले। सेनेटर ऑन अब्बास भप्पी साहब, थैंक यू वेरी मच। मुजम्मिल असलम साहब आपका बहुत शुक्रिया। इत्तेशामुल हक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो माहौलियात के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, वो बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, जहाँ इकोनॉमी है वहाँ माहौलियात भी है। एक छोटा सा वक्त लीजिए, दोबारा लौट कहते हैं, हमारे साथ रहिए। कुंबे की तश्कील के वक्त ये बात याद रखें कि बुढ़ापे का सहारा बच्चों की ज्यादा तादाद नहीं बल्कि काबिल और लायक औलाद होती है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें। महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। अजीम, माहौलियात के आलमी दिन के सिलसिले में वजारत मौसमियाती तब्दीली ने मुल्क में सब्ज इनकलाब में जिद्दत लाने की गर्ज से ग्रीन फाइनेंसिंग स्कीम का आज इजरा किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने खिताब किया और उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के असरात से बचाने के लिए हमको अपना किरदार अदा करना होगा, हर मुमकिन कोशिश करनी होगी, क्योंकि पाकिस्तान उन 10 ममालिक की फहरिस्त में शामिल हैं जो मौसमियाती तब्दीली के असरात से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही हैं। आपके लिए में है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का जो प्रोजेक्ट है 10 बिलियन सुनामी ट्री, उसमें 1 अरब दरख्त लग चुके हैं। इसके अलावा नेशनल पार्क्स बनाने की भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की। फिर आज की इस खसूसी नशिस्त में जो 5 जून को आलमी माहौलियात का दिन मनाया जा रहा है, उस सिलसिले में पाकिस्तान उसकी मेज़बानी कर रहा है। क्या इनिशिएटिव्स होंगे, हम अपने प्रोग्राम में वक्तन फ़वक्तन इस पर बात कर रहे हैं। चूँकि दिन करीब आ रहा है तो आज हम इस पर खुसूसी गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो से, हम उनके बहुत मशहूर हैं जरताज गुल साहिबा ने, वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली। आपका बहुत शुक्रिया मैम कि आपने वक्त दिया। पहले तो मैं चाहूँगा कि PTV न्यूज़ के व्यूअर्स को बताइएगा, बहुत से आपकी इनिशिएटिव्स उस पर बात करेंगे, लेकिन ये जो ग्रीन फाइनेंसिंग स्कीम है इससे क्या मुराद है? बेसिकली ये आज एक नया इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है। ये ब्लू कार्बन रैपिड असेसमेंट है। ये पहली दफ़ा हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे तहकीक के मुताबिक, हमारे रिसर्च के मुताबिक और दुनिया में भी इसके ऊपर काम हो रहा है कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है या जो ये जितने भी फॉरेस्ट जो पाकिस्तान में
इसका बेसिक मकसद तो ये है ना कि आप 10 बिलियन ट्रीज जो आप लगाने जा रहे हैं कि आप कितना CO2 जो है वो आप एब्जॉर्ब कर सकें। तो उसमें आप बाकी उसकी बायोडाइवर्सिटी, शेड्स और जितने फ्लोरा एंड फाना आएंगे या जितने उसके जो फॉरेस्ट कवर होगा वो उसके अलावा है, या जितना आपको फ्रूट्स मिलेंगे 15% तो उसमें फ्रूट ट्रीज भी हैं। तो उसमें एक सर्वे के मुताबिक ये जो आपके सी ग्रास है या जो आपके मैंग्रूव्स हैं जो आपके समंदर में जो है इस वजह से जो है ये 10 टाइम ज़्यादा जो है CO2 को एब्जॉर्ब करता है एज कम्पेयर टू दी जो आम दरख्त जो है, आम दरख्त के मुकाबले कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा एग्जैक्टली, यानी absorb करता 10 है। टाइम्स आपका मरीन लाइफ के अंदर जो है जिसमें सी ग्रास आती है, वीड्स आती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स आते हैं, वो सबसे 10 टाइम्स आपकी ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो हमने उसकी एक मार्केट या उसकी असेसमेंट पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हम उसको हम अपने इंडिसेस में शामिल कर रहे हैं और उसमें हम 1.5 बिलियन जो है हम मैंग्रोव्स लगाने जा रहे हैं और ये ज़्यादातर हमारी जो मरीन कोस्टल और ये जो सिंध और बलूचिस्तान कर रही है वहाँ पे लगाने और ये जा रहे 10 हैं। अरब दरख्तों में शुमार इनका शामिल ये है? अंडर 10 बिलियन ट्री सुनामी, उसमें शामिल है। ये उसका हिस्सा है। और उसके बाद हम इसको वर्ल्ड बैंक के साथ ये कार्बन फाइनेंसिंग या कार्बन क्रेडिट मार्केट या ग्रीन रेवोल्यूशन या ग्रीन बॉन्ड्स में हम इसको लेकर आ रहे हैं, यानी आप इन्वेस्टमेंट करें लेकिन आप ग्रीन बॉन्ड्स के अंदर करें। ओके, मतलब आप जो हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या दुनिया के, वो अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके अंदर करें। और इसका मेरे ख्याल में मैंने नोट किया है कि अब इंटरनेशनली बहुत इंटरेस्ट भी है, तो इट्स अ गुड मूव क्योंकि फंडिंग भी ज़्यादा इन प्रोजेक्ट्स में मिलती है और ग्रीन डिप्लोमेसी भी हमने देखी, चाहे सऊदी अरब के साथ हो, एक MOU भी साइन किया है, चाइना के साथ भी मेरे ख्याल में आप लोगों की एक अंडरस्टैंडिंग बन रही है। इसमें चाइना के साथ अंडरस्टैंडिंग तो खैर हमारी CPEC में भी और वैसे भी हमारे तो चाइना के साथ बहुत ही हिमालय से उनकी हमारी दोस्ती है। इस पर्सपेक्टिव फील्ड की बात, इस पर्सपेक्टिव में भी स्पेशल हमारी उनके साथ हो रही है। जो आपने सऊदी अरब की बात की ना, देखिए ना सऊदी अरब को तो ऑफर्स और भी ममालिक से थी। Who wouldn't want कि वो सऊदी अरब के साथ कोलैबोरेशन करे, किसका दिल नहीं करेगा कि वो सऊदी अरब के साथ जो है MOU साइन करे और 10 अरब दरख्त लगाने में। लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसमें पहला स्टेप लिया, उनको खत लिखा हिज़ाइनस को, तो उन्होंने MOU हमारे साथ साइन किया। अब जारी बात है 10 अरब दरख्त जब वो लगाने जा रहे हैं, हमसे भी सीखेंगे, हम उधर अपनी जो एक्सपर्टीज़ हैं और फिर हमारे लोगों को जॉब्स मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट आएंगे, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। दिस इज़ ह्यूज, ये बहुत बड़ी बात है और उम्मीद करनी चाहिए कि और भी आगे मुल्कों में जाएंगे। आपने जो उसकी बात की ना कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है इस ब्लू कार्बन मार्केट को या ग्रीन बॉन्ड्स को बड़ा इसमें इन्वेस्ट करती है, हैं कुछ ऐसे ममालिक हैं जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं और उनकी कोशिश भी होती है। EU के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, चाइना है, अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, कि उनकी ख्वाहिश होती है कि वो इन्वेस्टमेंट ही ग्रीन उसमें करें, क्लाइमेट चेंज के अंदर ही करें, और वो बड़ा सपोर्टिव रोल उनका हो जाता है जिसका पोर्टफोलियो स्ट्रांग होता है। अच्छा, अब ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि इकोसिस्टम रेस्टोरेशन जो है वो जो 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं और पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है अलॉन्ग विद UN, इससे क्या मुराद है? मैं कॉमन आदमी के हवाले से आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, एक आम आदमी से, आप चूंकि यूथ की लीडर हैं, मुंतखब होकर आई हैं, एक आम आदमी कैसे या नौजवान पाकिस्तान अपने आप को कनेक्ट कर सकता है कि इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, क्या दरख्त लगाना इकोसिस्टम रेस्टोरेशन है? क्या पहाड़ों को उनकी असल हालत में बहाल करना, क्या पानी के ज़िया को रोकना ये इकोसिस्टम है? किससे क्या मुराद है? बेसिकली इकोसिस्टम रेस्टोरेशन जो है वो 5 जून की वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम है, बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, कि आए अपने माहौल को डैमेज होने से बचाए, दोबारा से अपने माहौल से हम फ्रेंडशिप कर लें, दोबारा से उसको रिस्टोर करें और हम ऐसे इकदाम करें जिसकी वजह से हमारी ह्यूमन एरर की वजह से माहौल को जो है वो नुकसान ना पहुंचे। अब कुदरत ने जो कुछ हमें दिया है, चाहे उसमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, चश्मे हैं, ग्लेशियर्स हैं, या फिर हमें जो बायोडाइवर्सिटी दी है, फ्लोरा एंड फौना दिए हैं, या फिर हमें जो ह्यूज मेडोज दिए, फेरे मेडोज दिए, उसमें हम किसी चीज़ को भी अपनी ह्यूमन एरर से या अपनी ह्यूमन एक्टिविटी से हम नुकसान ना पहुंचाए। उसमें चूंकि हमारा पोर्टफोलियो बड़ा स्ट्रांग है, पाकिस्तान ने पहली दफ़ा 23 नेशनल पार्क के कंजर्वेशन के ऊपर काम किया, जो पहले हमारे पास कुछ थे पाकिस्तान में, पहले भी से कुछ डिक्लेयर थे, जिसमें जुने पार्क है, लाल सहारा पार्क है। ये हमारी वो जो एक नेशनल पार्क की जो वो है डेफिनेशन है, उस पर पूरे नहीं उतरते थे। अच्छा। हर ह्यूमन एक्टिविटी हो रही थी वहाँ पे, हर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी, हर बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुँचाया जा रहा था। हम उसको बेसिकली एक प्रॉपर नेशनल पार्क की उसमें लेकर आए हैं डोमेन में, कि वहाँ पे पोचिंग नहीं होगी, हंटिंग नहीं होगी, लकड़ी अगर कट के गिर गई है तो वो वहीं पर पड़ी रहेगी, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकेगा।
जो वहाँ पे चरिंद परिंद होंगे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, कोई हंटिंग पोचिंग नहीं होगी। हम उसको इको टूरिज्म के साथ लेकर आ रहे हैं। हम वहाँ पे कि आप आए, नेचुरल माहौल को देखो, इको टूरिज्म को देखें, नुकसान पहुंचाए बगैर। कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, कोई होटल्स नहीं होंगे, लेकिन वहीं पर रिसर्च भी होगी। वहीं पर हमारे जो नेशनल पार्क है उसमें आप देख सकेंगे, और आप जो पाकिस्तान का खूबसूरत फ्लोरा एंड फाना है उससे आप इंजॉय कर सकें। ऑलरेडी हमने, हमारा मारखोर है, ब्लू शीप है, हमारी जो ब्लाइंड डॉल्फिन है, इस तरह की चीज़ों को ऑलरेडी, स्नो लेपर्ड है, ये बड़े कम उस पे रह गए कि ये खत्म होने वाले थे, एक्सटिंक्ट हो रहे थे। अगर हम ये ट्रॉफी हंटिंग, अगर हम ये नेशनल पार्क की 23 बड़े नेशनल पार्क की कंजर्वेशन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इकोसिस्टम को रिस्टोर कर लेके ना लेते तो ये ना बचते। आप जो कह रहे हैं कि अवाम की जुबान में क्या है, सोसाइटी कैसे इसमें पार्टनर बन सकती है आपकी? ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, कोई मूवमेंट कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसमें अवाम उसका साथ ना दें। इसका सबसे अहम तरीका है कि जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं इकोज में, सिस्टम में, जो आपको अल्लाह ताला ने दिए हुए कुदरत में, अगर आपको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर या उसको पोल्यूट ना करें, उसको ज़ाया ना करें, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में एक भी कतरा ज़ाया ना करें। आप चाहे वुज़ू दरिया के किनारे भी करेंगे वो इसराफ में आ जाएगा। आप शहद की मक्की को, आप जो है दरख्त को बिजाना, मारे काटे ना, आप जो है नुकसान ना पहुंचाए, आप चिड़िया को मत मारें, बेवजह उसको नुकसान ना पहुंचाए। अगर आप एक दरख्त लगाएंगे तो आपको जन्नत के अंदर जो है वो घर मिलेगा। सुन्नत रसूल। अगर आप एक फलदार दरख्त, सायादार दरख्त लगाएंगे तो उसके अपने जो है वो तालीमात के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में, तो हमने तो आपको पता है सीरत नबी कॉन्फ्रेंस भी इसके ऊपर की थी। मकसद ये है कि आपको जो अल्लाह ताला ने कुदरती माहौल दिया है उसको डैमेज आप कर चुके हैं। आपका पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की खतरों की लिस्ट में आ चुका है, 5वें 60वें नंबर पे फॉल करता है। हमारा कसूर उसमें कोई नहीं है, हम इमिटर नहीं है, हमने कोई ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सा नहीं लिया। अनफॉर्चुनेटली हमारी कंडीशन जोग्राफिकल ऐसी, हम क्लाइमेटिक जोन में ऐसे रहते हैं कि हमारे ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन मैसिव पिछले ज़मानों में। लाहौर की एग्जांपल लेती हूँ, डेवलपमेंट के नाम पे पिछले दौर हुकूमत में 70% दरख्त काटे गए हैं। अब अगर आप छांगा मंगा को रिस्टोर ना करें, अगर आप नए जंगलात नहीं लगाएंगे, मियावाकी फॉरेस्ट पे हम गए, अर्बन प्लांटेशन के ऊपर गए फॉरेस्ट में चाहूंगा, उससे क्या मुराद है? जरा लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट, इस्लामाबाद में मैंने भी देखे मुख्तलिफ जगह मेवाकी फॉरेस्ट लिखा हुआ होता है। ये बड़ी खूबसूरत एक टेक्निक है, ये जापानीज बोटानिस्ट था, उन्होंने ये इजाद की है, और ये उसमें हर किस्म के फ्लोरा उसको प्लांट्स को लगा दिया जाता है मिक्स करके, जिसकी आम जो एक जंगल आप लगाते हैं उसके मुकाबले में इसकी 30% ग्रोथ ज्यादा है। तो वो कहते हैं ना कि अगर आपको परिंदों की आवाजें सुननी है, आप उसको मॉर्निंग बर्ड्स के सॉन्ग सुनने हैं, तो आप जो हैं उनको खरीदने के बजाय आप दरख्त लगा ले, खुद ब खुद आपको सिंगिंग बर्ड्स मिल जाएंगे, बटरफ्लाइज आपको मिल जाएंगे। तो यही मियावाकी फॉरेस्ट है कि हम दूर वीरानों में तो दरख्त लगा लेते हैं, लेकिन जैसे आप गड़ी चंदन को देख लें, अगर आप मियांवाली को देख लें, हमने बड़े अच्छे बड़े जंगलात वहां पे लगाना शुरू किए हैं। लेकिन अगर आप शहरों में चाहते हैं कि गर्मी में कमी हो, हीट ज्यादा जो है वो ना हो, तो उसके लिए आपको मियावाकी फॉरेस्ट के, जिसकी रैपिड ग्रोथ है, ये एक जापानीज तरीका है बोटानिस्ट का, तो उन्होंने इजाद किया, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। मुझे जरूर बताएगा कि ज़ाहिर बात है एजेंडा बहुत अहम है, और हम ये देख रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत इस हवाले से बहुत पैशनेट है, लेकिन जो मौसमियाती तब्दीली की वजारत है उनका इश्तराक अमल दीगर वजारतों के साथ भी है, क्योंकि आपके तमाम काम मुंसलिक हैं। उस पर कैसे बेहतर इश्तराक अमल आपका चल रहा है इस वक्त? क्योंकि देखिए इसमें थोड़ी सी जंगलों की कटाई, क्योंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट भी है, अगर आप नारायण चले जाएं, आप खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में जाएं, इवन मरी में आप चले जाएं, वहां पर अभी भी कंस्ट्रक्शन जारी है, बैन नहीं है, फिर अर्बनाइजेशन भी हो रही है। इन तमाम अवामिल को आपने देख रहे हैं, मास्टर प्लान जो जिस पे नजरसानी हो रही है उनको आपने देखा है, लेकिन लोग तो रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं, शहर फैल रहे हैं। आपने लाहौर की एग्जांपल दी। ये आपने बहुत सारे डिफरेंट और बड़े क्या कहते हैं ना, ग्रेविटी वाले सवाल आपने किए हैं बड़े, तो उसमें बहुत सारी बातें हैं। देखिए, वाकई हमारी आबादी बहुत बढ़ रही है, 22 करोड़ की हमारी आबादी है, हमारे जो रिजर्व्स हैं या जो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है वो ज़्यादा है, और हम नेचुरल जो एक वो बायोडाइवर्सिटी की जगह होती हैं जिसमें एनिमल्स ने रहना है या जिसमें फ्लोरा एंड फाना ने या चरिंद परिंद ने रहना, हम उसको इंक्रोच करते जा रहे हैं। हाउसिंग कॉलोनीज बन रही हैं, सोसाइटीज बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को आप लोग बूस्ट भी दे रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, लेकिन उसके पीछे देखिए, उसका एक ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले प्राइम मिनिस्टर ने जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में दोबारा मास्टर प्लान्स बनाए, इस्लामाबाद का भी बन रहा है, कराची का भी बन रहा है, लाहौर का भी बन रहा है। कराची को हम बंडल आइलैंड्स के जरिए ठीक करना चाहते हैं, कराची को हम रावी रिवर फ्रंट के जरिए ठीक करना चाहते हैं, इस्लामाबाद का जो है उसको नहर लिदादा देकर है, जिसमें एनवायरमेंटलिस्ट, इंजीनियर, अर्बन प्लानर्स
और हमारी मिनिस्ट्री से हर जगह से एक्सपर्ट्स उसमें बैठे हैं कि क्योंकि ये जो 20-40 साल पहले मास्टर प्लान बने थे, इन्होंने तो ग्रीनलैंड्स को इंक्रोच कर दिया है, तो अर्बन स्प्रॉल बहुत ज्यादा है। तो इसको हम देख रहे हैं, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने टॉल बिल्डिंग्स की तरफ दोबारा आए, उसके ऊपर बैन हटा दिया है। वर्टिकल आप बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं। वर्टिकल पे हम उस पे जा सके। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम इन सब लोगों को, मतलब हमारी मिनिस्ट्री ने 3 सालों में वो काम किए। अगर मैं शुरू करूँ, 10 बिलियन ट्री सुनामी है, ई व्हीकल पॉलिसी, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान है, रिचार्ज पाकिस्तान है, फिर इसी तरीके से प्लास्टिक बैग्स बैन है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है। प्लास्टिक बैग दोबारा आए हैं कोविड की थर्ड फेज में। वो वही सुबह पे मैं आ रही हूँ, तो प्लास्टिक बैग्स बैन है। तो हमने बड़े 3 साल में ऐसे फ्लैगशिप प्रोग्राम किए जिसकी वजह से हमें वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की एक्नॉलेजमेंट मिली और हमें मेजबानी मिली है। पाकिस्तानों को सेलिब्रेट करना चाहिए, इट्स ह्यूज। अगर पेंडेमिक ना होता तो इस वक्त सारी दुनिया पाकिस्तान के अंदर होती। वर्चुअल ज्यादा इस वक्त काम हो रहा है और ये भी दुनिया को पता है कि हम सब आजकल ऑनलाइन और ज्यादातर इस तरह ही होता है, लड़ रहे हैं उसे। लेकिन ये जो आपने सुबह की बात की ना, देखिए लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट और डिफरेंट हुकूमतें, उनको वन पेज पे लेकर आना जारी बात है मुश्किल काम है। 10 बिलियन ट्री सुनामी हम अंडर वन अम्ब्रेला सबको ले आए हैं, टारगेट्स हमें वो देते हैं। इससे तो हमने 1 अरब दरख्त लगा लिए हैं, हमने मजीद 9 अरब लगाने हैं, उसकी तैयारी जारी है। 2030 तक 9 अरब मजीद लगाने हैं। उसमें सुबह को भी हमारा साथ देना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को भी एक्टिव होना पड़ेगा। या फिर 5 साल में लगाने? नहीं 2030 तक। अच्छा, ये भी क्लियर हो जाए कि ये 2030 तक लगाने? नहीं 2030 तक इसलिए लगाने हैं, देखिए ना। लेकिन आप लोगों की हुकूमत 2023 तक है ना? नहीं, देखिए हमें इलेक्शन के लिए तो काम ही नहीं करना, हमने तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, सेफ्टी के लिए काम करना है, हमने तो फ्यूचर जनरेशन के लिए काम करना है। 10 अरब जो दरख्त हम लगाने जा रहे हैं उसका हमें फायदा नहीं होना, हमने तो इलेक्शन की फीतें काटनी ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का तो ये विजन है ही नहीं, उनका तो विजन ये कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की जाए, तो इसका फायदा हमें आने वाली नस्लें जो है उसका हमें फायदा होगा। 2030 तक हम अपनी गाड़ियों को जो है वो 30% ई व्हीकल के ऊपर लेकर जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि 60% हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर चले जाएं। ह्यूज टारगेट है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस बेहतर है। सुबह हमारे साथ ऑन बोर्ड हो, और मेरी तो अपील है सुबह से, कुछ चीजें सियासत से मुबरा होती हैं, कुछ चीजें जात पात के मफाद से मुबरा होती है। तो आपके इश्यूज चल रहे हैं सिंध हुकूमत के साथ, अनफॉर्चुनेटली। देखिए जो मैंग्रोव फॉरेस्टेशन है ज़रबत, ये आप लोग करने जा रहे हैं, ये भी हम ही कर रहे हैं। हाँ, उसमें भी सिंध हुकूमत का आपको पार्टनर बनाना पड़ेगा। पार्टनर हम बना भी रहे हैं, और देखो उनको रियलाइज भी करना चाहिए। अगर बंडल आइलैंड से इन्वेस्टमेंट सिंध के हुकूमत में आ जाएगी, कराची उससे बेटर हो जाएगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे काम हो जाएगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी के स्टैंडर्ड के आप चीजें बना लेंगे, फिशर कम्युनिटी को अगर फायदा होगा तो क्या ये सिंध का फायदा नहीं है? क्या ये पाकिस्तान का फायदा नहीं है? मुझे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी आप एक तरफ जो है प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि इससे रोजगार पैदा होता है, 40 इंडस्ट्रीज मुंसलिक है, लेकिन इनडायरेक्टली इससे जो हमारी जो एनवायरनमेंट है, ज़ाहिर बात है जब ज़्यादा तामीरात होती हैं, तो जैसे आपने बात की जो ग्रीन बेल्ट, इवन इस्लामाबाद है, आप मरगला हिल्स को देख लें, आप वहाँ भी अभी भी निशान पड़ गए हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, इस बैलेंस को भी बरकरार रखना पड़ेगा। देखिए जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अभी तक जितने भी सस्ती हाउसिंग स्कीम का जहाँ पे इफ्तिताह किया, आप देखेंगे कि वर्टिकल है, उसमें हम जमीन आप लोग की इनपुट होती है, एग्जैक्टली हम उसमें जमीन को इंक्रोच नहीं करते। दूसरा, हमने हाउसिंग स्कीम में और जितना भी हम लोग अर्बन स्प्रॉल है उसको हम लोगों ने यूएन हैबिटेट के साथ, जो देखती ही इसी चीज़ को है, हमने यूएन हैबिटेट के साथ उसके ऊपर थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर बना दिया है। जैसे हमने 10 बिलियन ट्री सुनामी को WWF और IUCN को हमने अपने ऊपर खुद ऑब्जर्वर बनाया ताकि ट्रांसपेरेंसी कायम रहे। तो उसमें हम ये मशवरा भी लेते हैं, और ग्रीनिंग है जो है उसकी, जो रूफ टॉप की और ग्रीन बेल्ट्स के खास प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ख्याल करते हैं। बल्कि वो तो कहते हैं जहाँ शहर में या कहीं पर लैंड ग्रेबर से कब्जा महफूज है, जहाँ पे भी गवर्नमेंट की जमीन का कब्जा छुड़ा है, वहाँ मियावाकी फॉरेस्ट लगा ले, वहाँ पार्क लगा ले, हमें तो ये हुक्म है। अच्छा, ये मुझे बताएगा कि फिर मैं और भी आपसे सवाल करूंगा कि जाहिर बात है आपको हर फील्ड में लोगों को उस तरफ राग़िब करने के लिए, सेंसिटाइज करने के लिए कुछ आइकॉन्स या लीडर्स चाहिए होते हैं। आप समझती हैं कि लोगों में ऐसे यंग लीडर्स आप लोग लेकर आए जो कि अगर वॉलंटरली रज़ाकराना तौर पे काम करें, लोग उसमें ओनरशिप बिलीव करें। हमारे आइडल वर्शिप होती है, खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, हम आगे चल के आपसे सवाल करेंगे, आज उनके 50 ईयर्स पूरे हो रहे हैं। 3 जून 1971 को उन्होंने अपने क्रिकेटिंग कैरियर का आगाज़ किया था, माशाल्लाह वो इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म है। तो ऐसे कोई यंग लीडर्स जिनको रिकग्नाइज किया जाए, पीपल लुक अपॉन दैम कि जी देखें ये क्लीन एंड ग्रीन इन्वायरमेंट की बात करते हैं, हमें इनको फॉलो करना चाहिए। हमारे जो दीनी हल्के हैं, आपने वजू की बात की, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि टूथब्रश करते हुए अगर टैप वाटर चल रहा हो तो उससे कितना लीटर पानी जाया हो जाता है। तो इन तमाम चीजों को भी तरफ आपने देखा होगा। मैसेजिंग की मैं बात कर रहा हूँ। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान बिहेवियर मूवमेंट की सबसे बड़ी मूवमेंट जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने चलाई, और उसमें हमने 20 सिटीज का पाकिस्तान में कंपटीशन करवाया है। 20 सिटीज का क्लीन ग्रीन पाकिस्तान में, और हमने उसको डीसी के अंडर दे दिया, और उसमें वॉलंटियरशिप ही है। अच्छा। उसमें आप, उसका एक पोर्टल है क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का, मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर, उसमें अपने आप को रजिस्टर करें आप अपने नेशनल ID कार्ड में,
और जो आप पानी के बचाव की खातिर कोशिश करते हैं, कहीं कोई पर नल अवार्ड काटते मिलेगा हैं, लोगों को? बिल्कुल, आप नल का ठीक करवाते हैं, आप दरख्त लगाते हैं, आप प्लांटेशन करते हैं, आप इवन तलकीन करते हैं ग्रीनिंग की किसी भी उससे रिलेटेड, आप उसमें अपने पॉइंट्स को जो है वो उसके अंदर वो वीडियोस और वो चीज़ें शेयर करें। आप जब प्लैटिनम कार्ड होल्डर हो जाएंगे, आपकी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात होगी अच्छा। और आपको डायरेक्टली पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी आपको शामिल किया जाएगा। और ओके। आपकी ये जो ऑनरशिप है कि गली मोहल्ले और आपके जो यूसेज हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट ने ठीक नहीं करने, वो मेरा भी एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन Fair मेरा भी वो है, ये उसका हिस्सा है। और क्लीन ग्रीन चैंपियंस उसके अंदर आएंगे। मैं तो समझती हूँ कि एम्बेसडरशिप्स पे हमें जाना चाहिए, पोइट्स को हमें इस्तेमाल Yes. करना चाहिए, हमें जो है वो उलमाए कराम को तो हम बिल्कुल ऑलरेडी करना सूरत नबी कॉन्फ्रेंस करवा चुके हैं। उलमाए कराम जुमे के खुतबे में ग्रीन खुतबा Yes. दें, उसमें अब बताएं कि लोगों को कि कितना सवाब माहौलियात है, की, हाँ, माहौलियात को- की को कितने, अगर हम बचाएंगे तो हम उससे कितना फायदा एग्जैक्टली होगा। कितना फ़ायदा है। और तीसरा ये कि जो हमारे स्टार्स हैं, हाँ। चाहे वो किसी भी शोबे हो, चाहे एकेडमिया से हो, मीडिया से हो, टीवी से हो, शोबिस से हों। शोबिस से हो, दे ठीक शुड है। कम फॉरवर्ड। हम उनको रिकॉग्निशन दें, अपने एम्बेसडर्स बनाएं Fair और enough. वो एग्जाम्पल बने। वैसे उसमें हम हर साल जो है, पिछले साल हमने इफ्तिताह किया था, क्लीन ग्रीन चैंपियंस का हमने अवार्ड दिलवाए थे। इस साल फिर इंशाल्लाह मजीद नए चेहरे खुद चैंपियंस बनेंगे। दैट्स वेरी गुड। अच्छा जरताज साहब, चूंकि आप नजरियाती पीटीआई हैं और आपने यूथ में पीटीआई को ज्वाइन किया था, तो मैंने जैसे बताया, हमने एक विजुअल फुटेज भी बनाई है, कोलाज बनाया हमारे प्रोड्यूसर साहब ने। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने क्रिकेटिंग कैरियर का आगाज़ किया, फास्ट बॉलर बने, फिर ऑलराउंडर बने और उसके बाद फिलंथ्रोपिस्ट बने शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के बाद पेशावर, कराची में, और पेशावर में तो ऑपरेटिव है, कराची में बनने जा रहा है। और फिर सियासत की, पीटीआई तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी और 22 साल की स्ट्रगल के बाद वजारत उज़्मा उन्होंने 2018 के इलेक्शन में अवामी मैंडेट से उनको मिली। ये हमने कुछ विजुअल्स भी बनाए, मैं चाहूँगा आप कमेंट कीजिएगा, हाउ डू यू सी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इन वेरियस फैसेट्स ऑफ हिज लाइफ, और आपको क्या चीज़ इंस्पायर की कि दैट यू जॉइन पीटीआई? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक आइकॉन है और इनका दिल बहुत बड़ा है और वो मेंटरशिप पे और नए लीडर्स बनाने पे बिलीव करते हैं। वो अपने ख़ानदान के लोगों को प्रमोट नहीं करते हैं, वो विरासत पे यकीन ही नहीं करते हैं। उन्होंने यंग लीडर्स, मैं हूँ, फ़ारूक हबीब है, मुराद सईद है, हमाद अज़हर है, अली मोहम्मद ख़ान है, शहरयार अफरीदी है, कामरान भंगश है, कितने नाम है जो उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भेजे और जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, जो फर्स्ट टाइमर्स हैं और वो नजरिए के ऊपर आए। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से हैं। मुझे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप रोल के अलावा जो सबसे बड़ी बात लगती है, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, विजन भी रखते हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी सोचते हैं। और दूसरा एक मुनाफिक और बुज़दिल नहीं है। लीडर मुनाफिक और बुज़दिल हो ही नहीं सकता है। आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं और पाकिस्तान का मुकदमा हर फोरम पे लड़ के आते हैं। ये इसके लिए बहुत बड़ी ग्रेस और बहादुरी चाहिए होती है कि आपके ऊपर प्रेशर हो, आप फिर भी कहें कि मैं फ़लस्तीन के लिए खड़ा हूँ और मैं इजराइल के खिलाफ हूँ। इसके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि मैं कहूँ कि मैं कश्मीर का सफ़ीर हूँ और मैं इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करूँगा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप कहें कि अफगानिस्तान में अमन हो, मैं आपको फौजी अड्डे नहीं दूंगा। तो मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो एक फिलैंथ्रोपिस्ट का, एक क्रिकेटर का कि 92 का वर्ल्ड कप जीत का है हमारे लिए, और फिर यंग लीडर उन्होंने जो सियासत में लेकर आए, स्टीरियोटाइप को ब्रेक किया, दैट इज हिज मेन आई कंट्रीब्यूशन। थिंक कि उनका नाम इंशाल्लाह हिस्ट्री में बहुत आगे लिखा जाएगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जरताज गुल साहब, वज़ीर मुमलकत बराए मौसमियाती तब्लीग, आपने हमसे खुसूसी गुफ्तगू की। व्यूअर्स, ये इस हफ्ते के प्रोग्राम के हमारे डिफरेंट शोज़ थे, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। अपना फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पर दीजिएगा। इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात होगी पीर शब 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।